वेस्ट एशिया में तनाव बरकरार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला नहीं है, बल्कि अमेरिका ने वहां ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालांकि अभी तक कोई सीधी सैन्य भिड़ंत तो नहीं हुई है, लेकिन आशंकाएं तेज है। सवाल ये भी है कि अमेरिका ईरान के बीच 15 दिनों के सीज फायर पूरे होने के बाद आखिर क्या होगा, क्योंकि दुनिया पर भयानक युद्ध की आशंकाएं मंडरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी से दोस्ती और दुश्मनी के बदलते पैतरों का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, वेस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बदलता वर्ल्ड डायनामिक्स इसकी एक मिसाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और उससे पहले अमेरिका इजरायल के साथ ईरान के चल रहे जंगी हालात में चीन एक महत्वपूर्ण प्लेयर बना हुआ है। ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी का दावा किया है, जो 13 अप्रैल से प्रभावी बताया गया है। अमेरिका का मकसद ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह रोकना है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा, जबकि चीन ने इस अमेरिकी नाकेबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है, क्योंकि चीन अभी भी ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उसके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्टिव हैं। चीन ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ अपने व्यापारिक समझौतों का सम्मान करता रहेगा। इस बीच चीन अपना दम भी दिखा रहा है। LSEG का शिपिंग डेटा कहता है कि यूएस की तरफ से बैन किया हुआ टैंकर चीन का रिच स्टारी मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरा, जबकि अमेरिका ने इस जरूरी तेल चोक पॉइंट पर नाकेबंदी कर रखी थी। जाहिर है हॉर्मुज ब्लॉकेड को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने आ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ नाट्य रूपांतरण और AI जनरेटेड वीडियो के जरिए यूएस डिस्ट्रॉयर के हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रांजिट स्टंट की नाकामी को दिखाया गया है, जिसमें कथित तौर पर बताया जा रहा है कि वे तबाही के करीब आ गए थे। बहरहाल इन सब के बीच सच्चाई का आकलन करने वाली रिपोर्ट कहती है कि पिछले 48 घंटों में कुछ जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया है, लेकिन ट्रैफिक सामान्य के 15% के ही आसपास बना हुआ है। इसमें भी ज्यादातर जहाज लारक आइलैंड के पास ईरानी कंट्रोल वाले रूट से गुजर रहे हैं। इन सब के बीच इस्लामाबाद टॉक में ईरान और अमेरिका के बीच डील ना हो पाने के लिए अमेरिका ने ईरान के डेलीगेशन को जिम्मेदार बताया है। हालांकि उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि गेंद अभी भी ईरान के पाले में है। And this is ultimately why we left Pakistan, because what we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. So again, whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court, because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines were. We also made clear, Brett, that we actually would be very happy. The President of the United States has said he would be very happy if Iran was treated like a normal country. इस बीच चीन के साथ रूस भी एक्टिव हो गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे हैं। बीजिंग में वे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक करेंगे। जाहिर है इसमें UN, ब्रिक्स, SCO और एपेक के साथ ही सबसे अहम एजेंडा यूक्रेन के साथ वेस्ट एशिया ही होगा। इस बीच कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक और बातचीत की पेशकश है। समय और स्थान को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है। पाकिस्तान ने पहल की है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी फाइनल रेस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा है। इस बातचीत का एक ड्राफ्ट बीजिंग में तैयार होगा, जहां रूसी विदेश मंत्री लावरोव चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिल रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बिना डील खत्म हुई वार्ता के बाद अमेरिका और ईरान नई आमने सामने की बातचीत की तैयारी में हैं। 2 हफ्ते के सीज फायर खत्म होने से पहले अगली बैठक संभव है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अभी भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। अमेरिका 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की मांग कर रहा है, जबकि ईरान अधिकतम 5 साल तक पर सहमत है। अमेरिका चाहता है कि एनरिच्ड यूरेनियम हटाया जाए, जबकि ईरान इसे पास रखना चाहता है, इसे डाइल्यूट करने की शर्त के साथ। I think it was the first time that you'd ever seen the Iranian government, the U.S. government meet at such a high level, maybe in the history of the current leadership of Iran. So that's, I think, a positive. And again, we did make some progress in the negotiation.
उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बीजिंग में मुलाकात के दौरान वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता के लिए 4 सूत्री प्रस्ताव पेश किया। इसका पहला प्रस्ताव है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी खाड़ी देश पड़ोसी हैं, उन्हें रिश्ते सुधारने चाहिए। दूसरा प्रस्ताव है संप्रभुता का सम्मान, यानी बाहरी दखल से बचाव पर जोर। तीसरा प्रस्ताव है अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का, यानी यूएन चार्टर के सिद्धांतों को और मजबूत करना। और चौथा प्रस्ताव विकास सुरक्षा संतुलन पर आधारित है। इन प्रस्तावों के जरिए चीन ने खाड़ी देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की पेशकश की है। लेकिन इन सब के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत के आसपास के इलाकों में इजरायली ड्रोन मंडरा रहे हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक के लिए आईडीएफ ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिण लेबनान के टायर शहर के अल-हौश इलाके को मलबे में बदल दिया है। इन तस्वीरों में यहां हुए नुकसान से बड़ी तबाही की झलक साफ दिखती है, जबकि इजरायली और अमेरिकी हमलों में तबाह हुए ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मरम्मत कर हालात सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं। ईरान ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज मरम्मत कर सभी रूट्स पर ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल कर ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से हुए डैमेज को महज 96 घंटे में पूरा किया गया और सभी 6 साइट्स पूरी तरह बहाल कर दिए गए। दूसरी तरफ अमेरिकी रुख की बात करें तो ट्रंप आपदा में अवसर की तलाश करते दिख रहे हैं। वेस्ट एशिया में जंग और होर्मुज बाधा से तेल गैस सप्लाई से बिगड़े हालात के बीच ट्रंप ने कई बार अमेरिका से तेल गैस की सप्लाई लेने की पेशकश की है। अब कुछ तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप अपनी इस पॉलिसी में कामयाब होते दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 121 खाली तेल टैंकर अमेरिका की ओर जा रहे हैं ताकि वहां से तेल और गैस लोड कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में बाधा झेल रहे देशों से कहा है कि वे अमेरिकी ऊर्जा सप्लाई की ओर रुख करें। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच व्हाइट हाउस में बर्गर मंगाकर खाने की एक घटना को मीडिया स्टंट में तब्दील कर दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मैकडोनल्ड से बर्गर मंगाया। डिलीवरी लेने के लिए वे खुद बाहर आए और डिलीवरी वर्कर शेरॉन सिमंस को $100 की टिप भी दी। दरअसल ट्रंप इस बर्गर ड्रामे के जरिए अपनी नो टैक्स ऑन टिप्स पॉलिसी का प्रचार कर रहे थे। बर्गर रिसीव करने के तुरंत बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त चेतावनी दी। We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. Many ships are heading to our country right now as we speak to load up with the best. अगर सीज फायर खत्म होने तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो पाता है तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान कुछ नहीं कर सकता, वो बर्बाद हो चुका है। Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it this. Right now, there's no fighting. Right now, we have a blockade. They're doing no business. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. हालांकि इस बात की गुंजाइश भी बनी हुई है कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए प्लानिंग कर आगे स्टेप ले, जबकि चीन और रूस ट्रंप के इस इरादे को पूरा होने देंगे, इसमें बड़ा संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।